अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो, मैं खुश आमदीद हैं जी। 503 का लेसन नंबर 31 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। करिकुलम डेवलपमेंट इन लैंग्वेज टीचिंग पार्ट 2। टॉपिक नंबर 166 प्लानिंग गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स। अच्छा जी, जब आप नीड एनालिसिस कर लेते हैं लर्नर्स का, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आपके क्या कहते हैं करिकुलम डिज़ाइन में या करिकुलम डेवलपमेंट में आता है प्लानिंग गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स। इसमें क्या होता है, इन करिकुलम डिस्कशन द टर्म गोल्स एंड एम्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। ये जी MCQs है। एम क्या होता है? एन एम रेफर्स टू अ स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल चेंज दैट आ प्रोग्राम सीक्स टू ब्रिंग अबाउट इन लर्नर। एम बेसिकली आप क्या है कि आप जो एक प्रोग्राम डेवलप करने लगे हैं या जो आप एक सिलेबस या आप एक करिकुलम डेवलप करने लगे हैं, उसका एम क्या है। मिसाल के तौर पर एक आप कोर्स बनाने लगे हैं, उसका एम है कि एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द ईयर, बच्चा जो है वो इस काबिल हो जाएगा कि वो बिज़नेस कम्युनिकेशन कर सके। ये आपके इस प्रोग्राम का एम है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये एम हो गया, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। इसके आगे जी उन्होंने पर्पसेस आपको बताए हैं, एक ही बात को मुख्तलिफ एंगल से आपको बताया गया है, तो ये आपने फोकस के साथ खुद पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया हुआ है, ठीक है। ये भी MCQs है। Moreover, the aim statements are generally derived from information gathered during a need analysis। ठीक हो गया। जो पहले मैंने आपको बात बताई कि नीड एनालिसिस की इंफॉर्मेशन के बाद ही ये आता है एम स्टेटमेंट्स, ठीक है। उनका कहना है अब एम्स आर ऑफन अकम्पेन्ड बाय स्टेटमेंट्स ऑफ मोर स्पेसिफिक पर्पसेस नोन एज ऑब्जेक्टिव्स। के जी एम्स के बाद एक चीज़ आती है ऑब्जेक्टिव्स। एम क्या है? एक जनरल स्टेटमेंट है आपके प्रोग्राम की कि आप ये प्रोग्राम का ये आपका एम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वो एम हासिल करने के लिए जिन प्रोसेसेस से के थ्रू आप गुजरेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। मिसाल के तौर पर कि जी बिज़नेस कम्युनिकेशन एट द एंड ऑफ द सेशन आपका स्टूडेंट सीख जाएगा, ये इस प्रोग्राम का एम है, ठीक है। अब वो जो प्रोग्राम है उसमें जो एक्टिविटीज़ होंगी या जो उसके अंदर प्रोसेसेस डाले जाएंगे, जो प्रैक्टिकल काम्स डाले जाएंगे, कह रही हूँ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ उसमें करवाई जाएंगी, या जो वटेवर भी उस प्रोग्राम में डाला जाएगा वो उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। क्लियर है? जो एम है वो आपका रिज़ल्ट है, जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका प्रोसेस है, ठीक है। एन ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू अ स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफिक चेंजेस आ प्रोग्राम सीक्स टू ब्रिंग अबाउट एंड रिजल्ट्स फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ द एम एंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक हो गया। एडवांटेजेस अब क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्टिव, दे फैसिलिटेट प्लानिंग वंस ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन एग्रीड ऑन। कोर्स planning, materials preparation, textbook selection and related process can be begin। एक बार जब आप ऑब्जेक्टिव्स आपके डिफ़ाइन हो जाते हैं कि हम ये चीज़ बच्चे को करवाएंगे, तो उसके बाद फिर आप कि ये सारी चीज़ें कि भाई आप वो जो आपने एक्टिविटीज़ करवानी है वो आप जाहिर सी बात है आप सिलेबस में डालेंगे ना, एक पूरी प्लानिंग करेंगे ना कि ये बच्चा कब करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, एंड रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं इस वजह से भी अच्छी एडवांटेजेस हैं। अच्छा जी, दे प्रोवाइड मेजरेबल आउटकम्स एंड दस प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी गिवन अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ प्रोग्राम। जी आपके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो आपको एक आउटकम देते हैं, एक अकाउंटेबिलिटी आपको मुहैया करते हैं आपके प्रोग्राम के हवाले से कि आया कि वो जो प्रोसेसेस हैं वो कारआमद साबित भी हुए या नहीं हुए, ठीक है। टॉपिक नंबर 167 कोर्स प्लानिंग एंड सिलेबस डिज़ाइन। अच्छा जी, फिर जब ये आप ऑब्जेक्टिव्स अपने डिफ़ाइन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के, ठीक है, आपको पता है कि आपने उस प्रोग्राम में क्या क्या करवाना है, किस तरह करवाना है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो उसके बाद जी आता है सिलेबस डिज़ाइन की स्टेज। इसमें क्या होता है, द कोर्स डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग डायमेंशन। कुछ डायमेंशंस होती हैं कोर्स डेवलपमेंट की। वो कौन सी डायमेंशंस होती हैं? सबसे पहले कोर्स रैशनल, स्टार्टिंग पॉइंट इन कोर्स
डेवलपमेंट एमसीक्यूज़, ये जो अक्सर ही दीपाचा होता है ना, अक्सर ही वो उर्दू के शुरू के एक पेज में या किसी भी कोर्स के एक शुरू में एक अलग से एक पेज होता है जिसमें वो इतनी लंबी सारी लिखी होती है पैराग्राफ, ठीक है। तो वो कोर्स रैशनल होता है। वो क्या होता है, अ ब्रीफ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीज़न एंड नेचर ऑफ द कोर्स। उसमें जी हर तरह से आपको ना यकीन दिलाया जाता है कि जो कोर्स है ये तो दुनिया का सबसे अच्छा कोर्स है और बस इस कोर्स के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं है, बस छोड़ दें सब कुछ, ठीक है। वो होता है कोर्स रैशनल्स बेसिकली आपको दिए जाते हैं कोर्स के हवाले से, ठीक है। और क्या डायमेंशन है, डिस्क्राइबिंग द एंट्री एंड एग्ज़िट लेवल्स जी। इसके अलावा सिलेबस डिज़ाइन का ये भी एक डायमेंशन है कि जी वो उसमें आपको आप लर्नर को ये बताते हैं कि जी ये लर्नर को नहीं, वैसे ही आप वो कोर्स डिज़ाइन करने से पहले ये कहते हैं कि भाई ये इन स्टूडेंट्स के लिए है, ये बिगनर स्टूडेंट्स के लिए है, और जब वो ये कोर्स पढ़ लेंगे तो फिर उनका एग्ज़िट लेवल जो होगा वो कौन सा होगा। सबसे पहले उनका एंट्री लेवल कौन सा होगा वो आप डिफ़ाइन करते हैं कि भाई ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जनरल, मिसाल के तौर पर जो कि जनरल इंग्लिश बोल सकते हैं, और एग्ज़िट लेवल उनका वो होगा ये कोर्स पढ़ने के बाद कि वो बिज़नेस कम्युनिकेशन अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जी सिलेबस डिज़ाइन में ये भी एक डायमेंशन होती है कि एंट्री और एग्ज़िट लेवल को डिस्क्राइब किया जाए। चूजिंग कोर्स कंटेंट, ऑब्वियस सी बात है कि जो आपने सिलेबस डिज़ाइन करना है उसमें आपने कोर्स जो कंटेंट है वो कैसा डालना है वो भी आप चूज़ करते हैं, ये भी एक डायमेंशन है। जैसे कि मिसाल के तौर पर राइटिंग कोर्स में बी प्लान्ड अराउंड ग्रामर, फंक्शंस, टॉपिक्स, स्किल्स, प्रोसेसेस, टेक्स्ट। जिस सब्जेक्ट के हवाले से आप सिलेबस डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उसके हवाले से ही आप कंटेंट डालेंगे ना और चूज़ करेंगे फिर उसमें से, और उसके लेवल के मुताबिक, स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक। डिटर्मिनिंग द स्कोप एंड सीक्वेंस। स्कोप क्या होता है, द स्कोप इज़ कंसर्न विद द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ कवरेज ऑफ आइटम। स्कोप ये होता है कि आपने उस स्पेसिफिक कोर्स में कितने आइटम्स डाल देनी है, कितना का कंटेंट उस लर्नर को प्रोवाइड करना है। देखें ना, एक 1 क्लास के बच्चे को आप इतनी ज़्यादा तो नहीं ना कोर्स दे देते, आप उसके लेवल के मुताबिक ही उसको स्पेसिफिक चीज़ें उसके कंटेंट उसके सिलेबस में डालते हैं, ठीक है। एक ही दिन तो नहीं ना उसे सारा, एक ही कोर्स में तो नहीं ना उसे मैट्रिक तक सब कुछ करवा देते। एक लेवल के मुताबिक आप चलते हैं, एक स्पेसिफिक उसे कोर्स प्रोवाइड करते हैं, आइटम्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो होता है ये स्कोप होता है। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस में बी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, क्रोनोलॉजी, नीड, प्रीरिक्विजिट, लर्निंग एक्सेट्रा। सीक्वेंस ये होता है कि आपने अपने कंटेंट को या आपने अपने जिस मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पे क्या होता है, चैप्टर्स होते हैं ना, आपने अपने चैप्टर्स को किस सीक्वेंस में किया। मतलब कि पहले आपने आसान से कॉन्सेप्ट दे दिए, फिर करते 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 कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की तरफ आप चले गए, ठीक है। एक ये सीक्वेंस होता है। क्रोनोलॉजी होता है कि अगर हिस्ट्री की बुक्स हैं तो आपने शुरू से एक जो है डेट पे शुरू किया और करते 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 आप करंट डेट पे चले गए, ये सीक्वेंस होता है। इसी तरह सीक्वेंस इसमें आता है कि आप किस तरह अपने कंटेंट का लेवल किस तरह सीक्वेंस में लाते हैं। प्लानिंग द कोर्स स्ट्रक्चर, इसमें जी आता है आपके सिलेबस फ्रेमवर्क का सिलेक्शन और आपकी इंस्ट्रक्शनल ब्लॉक्स के डेवलपमेंट। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं, सिलेबस फ्रेमवर्क ये होता है, इसमें ना बेसिकली क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। सिलेबस फ्रेमवर्क में ये होता है कि आपका जो सिलेबस होगा उसका ग्रामेटिकल क्या होगा स्ट्रक्चर। मतलब अगर 4th क्लास का आप सिलेबस डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लेवल के मुताबिक ही आप ग्रामर डालेंगे ना, उनके लेवल के मुताबिक ही आप जो है सेंटेंस बीच में लिखेंगे। इतने अगर हाई फाई किस्म के लिख देंगे तो उन्हें कहाँ से समझ आएगा। फंक्शनल सिलेबस होता है, सिचुएशनल सिलेबस होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, टेक्स्ट बेस्ड, टास्क बेस्ड सिलेबसेस, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस फ्रेमवर्क में आती हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल ब्लॉक क्या होता है, 2 कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रक्शनल ब्लॉक्स आर प्लानिंग
बाय मॉड्यूल्स एंड बाय यूनिट्स। अक्सर ही हमने देखा है कि मॉड्यूल्स होते हैं या यूनिट्स होते हैं या चैप्टर्स होते हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इंस्ट्रक्शनल ब्लॉक्स होती हैं। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 168, प्रोवाइडिंग फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। जी उनका कहना है कि जी इसके साथ साथ इफ़ेक्टिव टीचिंग का भी बहुत रोल है, उसको भी प्रोवाइड करना बहुत अहम है। खाली ये सिलेबस डिज़ाइन कर देना ही सब कुछ नहीं होता। तो जी उसमें उनका क्या कहना है, फॉलोइंग फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? द इंस्टीट्यूशन, द टीचर्स, द टीचिंग प्रोसेस, डेवलपिंग द अप्रेजल सिस्टम, द लर्निंग प्रोसेसेस। द इंस्टीट्यूशन से क्या मुराद है कि जी जाहिर सी बात है आपका जो लर्निंग इन्वायरमेंट है, जो आपका स्कूल है, वो भी तो इस काबिलियत, वो भी उसका माहौल भी तो इस काबिलियत का होना चाहिए ना कि आप एक अच्छी टीचिंग प्रोवाइड कर सकें और बच्चे अच्छी टीचिंग हासिल कर सकें। ठीक है, ये कि आगे एक ही क्लास में आपने 100 बच्चा घुसाया हुआ है तो फिर जी टीचर लेक्चर दे रही है और पता भी नहीं चल रहा कि टीचर बोल क्या रही है। खैर इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद द टीचर भी कभी जाहिर सी बात है टीचर अच्छी होगी, उसे कुछ अता पता होगा कि किस तरह बच्चों को पढ़ाना है, तो ही वो पढ़ा सकेगी ना, तभी ही इफ़ेक्टिव टीचिंग हो सकेगी। द टीचिंग प्रोसेस, उसे पता हो क्या क्या मेथडोलॉजीज़ मौजूद हैं, किस तरीके से बच्चे सीख सकते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं। डेवलपिंग द अप्रेजल सिस्टम, इसके अलावा जी अप्रेजल सिस्टम मतलब कि एक फ़ीडबैक का सिस्टम होना ज़रूरी है, डेवलप करना ज़रूरी है। टीचर को चाहिए कि एक स्टूडेंट को फ़ीडबैक दे और टीचर्स को जो है स्कूल की इंतज़ामिया या स्कूल के जो हेड है वो अप्रेज़ल दे। ठीक है, इस तरह भी इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है कि वो एक जैसे क्या कह लें रिफ्लेक्टिव लर्निंग होती है, रिफ्लेक्टिव एक चीज़ होती है। वट एवर द लर्निंग प्रोसेस भी इसमें आता है। ठीक है, यही सारी चीज़ें उन्होंने आगे डिटेल में बयान की हैं। ये आपने खुद से पढ़ना है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ना तो मर्ज़ी आपकी। ठीक है, टॉपिक नंबर 169, द रोल एंड डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। जी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है? ये जो टेक्स्ट बुक होती हैं जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं, या वर्क बुक्स होती हैं, वर्कशीट्स होती हैं, हर वो तरह का मटेरियल जो कि हमें प्रोवाइड किया जाता है, टीचर हमें प्रोवाइड करती है, जिसके ज़रिए हमें सिखाती है, वो जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में आता है। इट इज़ अ की कंपोनेंट इन मोस्ट लैंग्वेज प्रोग्राम्स, MCQs। ठीक है, ये जी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये क्या क्या आता है? नॉन प्रिंट मटेरियल भी आता है, सच एस कैसेट और ऑडियो मटेरियल टीचर हमें उसके ज़रिए सिखाने की कोशिश करती है। वीडियो और कंप्यूटर बेस्ड मटेरियल, जो हर तरह का मटेरियल जो कि टीचर यूज़ करती है हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें कंटेंट प्रोवाइड करती है, जिस किसी भी सूरत में वो जी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहलाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा जी ये देख लें एक MCQ, सम टीचर्स यूज़ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एज देयर प्राइमरी टीचिंग रिसोर्स। MCQs। टॉपिक नंबर 170, अप्रोचेस टू इवैल्यूएशन। अच्छा जी, इवैल्यूएशन, करिकुलम इवैल्यूएशन क्या होता है? नाम से जाहिर है जी, एक प्रोग्राम आपने डेवलप किया, आया कि वो अपना एम जो है उसका वो उसे पूरा कर भी रहा है कि नहीं, उसे इवैल्यूएट करना जी इवैल्यूएशन होता है। ठीक हो गया। ये जी सारे वो चीज़ें हैं जिसको इवैल्यूएट किया जा सकता है या कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, ये आपने एक बार पढ़ लेना है। पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, 3 किस्म की इवैल्यूएशन होती हैं कोर्स की। एक होती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ये क्या होती है? इज़ कैरिड आउट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट इज़ वर्किंग वेल एंड व्हाट इज़ नॉट एंड व्हाट प्रॉब्लम्स नीड टू बी एड्रेस्ड। एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर दिया गया, स्टूडेंट्स उसे पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये होती है कि वक्तन फ़वक्तन उस कोर्स को इवैल्यूएट करना, वो जी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है। जैसे कि उनका कहना है इट फोकसेस ऑन गोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोग्राम
used to address problems that have been identified। जिस तरह साथ साथ उस प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स निकलती आएंगी, उसको साथ साथ हल करना, उसको साथ साथ इवैल्यूएट करना। ये नहीं है कि एक बार आपने उसे इवैल्यूएट कर लिया तो बस ख़त्म। साथ साथ हर एक महीने, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं सिंपल मिसाल दूँ, एक होती है ना, एक एग्ज़ाम होते हैं हमारे फाइनल टर्म के, ठीक है। एक वो टेस्ट जो कि हर हफ्ते टीचर हमसे लेती है, ये जो हफ्ते बाद टेस्ट लेती है ना, ये जी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है। इसे आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के तौर पर ले लें कि ऑन गोइंग आप डेवलपमेंट पे इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसे डेवलपमेंट पे नज़रसानी कर रहे हैं कि अब बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, अब प्रोग्राम की क्या प्रोग्रेस है, अब प्रोग्राम किस हालत में है। तो ये जी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो होती है। इल्यूमिनेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है? रेफर्स टू इवैल्यूएशन दैट सीक्स टू फाइंड आउट हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम वर्क्स और आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। एक प्रोग्राम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट हिस्से, डिफरेंट पार्ट किस तरह काम कर रहे हैं, उन्हें इवैल्यूएट करना इल्यूमिनेटिव इवैल्यूएशन में आता है, ठीक है। समेटिव इवैल्यूएशन, अब वो जो मैंने पहले मिसाल दी ना कि एक हमारा फाइनल टर्म के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। वो जो फाइनल टर्म के एग्ज़ाम है ना, वो होते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। और वो जो ऑन गोइंग होती है ना टेस्ट, जो हमें हर हफ्ते दिए जाते हैं हमारी प्रोग्रेस चेक करने के लिए, वो जो होते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो समेटिव इवैल्यूएशन जो एट द एंड ऑफ द सेशन हमारे इवैल्यूएशन होती है, वो होती है समेटिव। नाम से है समेटिव, मतलब समरी, पूरे सेशन की समरी क्या है। Summative evaluation allows teachers and program administrators to make decision about the worth or value of different aspects of curriculum। जी पूरे जब प्रोग्राम का पूरा एक सेशन गुजर जाता है उसको इम्प्लीमेंट किए हुए, तो एट द एंड ऑफ द सेशन उस प्रोग्राम की वर्थ जो होती है डिसाइड की जाती है उसके रिज़ल्ट पर, कि आया कि ये प्रोग्राम अपना एम सही तरह इसने पूरा किया, और क्या ये इस काबिल है कि इसे रखा जाए कंटिन्यूसली तौर पर। ये जी समेटिव इवैल्यूएशन इसलिए की जाती है। बस जी इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।